नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। जी हाँ, तो भारतीय संविधान में जितने भी प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद हैं, एक से लेकर के, जी हाँ दोस्तों, एक से लेकर के 395 तक, उन सारे अनुच्छेदों का, जी हाँ, तो उन सारे अनुच्छेदों का हम आज फास्ट रिवीजन लेकर आए हैं। जी हाँ, तो फास्ट रिवीजन लेकर आए हैं ताकि कोई भी एग्जाम में, या तो ताकि कोई भी एग्जाम में जो है हमारा अनुच्छेद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक से दो प्रश्न तो अनुच्छेद से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो वीडियो है आपको एसएससी एग्जाम के लिए और आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम्स के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, सिविल कोर्ट के एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ झारखंड एसएससी, जी हाँ, तो झारखंड एसएससी के सीजीएल पोस्ट के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो के पहले अनुच्छेद से। तो पहला अनुच्छेद, जी हाँ, तो पहला अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 1 में बोला गया है संघ का नाम। जी हाँ, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद में 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जी हाँ, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना जो है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जी हाँ, तो राज्य का निर्माण और सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न जो है, अगला अनुच्छेद है, कहा जा रहा है अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। जी हाँ, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। जी हाँ, तो पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के संशोधन और 2 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं अनुच्छेद 4 में। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के, जी हाँ, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जी हाँ, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी कि सीधे तौर पे अनुच्छेद 5 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया। अगर अनुच्छेद 6 में बात करें तो भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जी हाँ, तो भारत में जो लोग आएंगे उनको किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 6 में है। अगला बात करें 7, तो अनुच्छेद 7 में जो है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। जी हाँ, तो पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता यानी कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो भारत आते हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 की बात की जाए तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जी हाँ, तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में किसमें? अनुच्छेद 8 में बताया गया। अनुच्छेद 9 की बात की जाए तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, तो अनुच्छेद 9 में कहा गया अगर कोई भी व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है अनुच्छेद 10। तो अनुच्छेद 10 में जो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो है तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जो है किसमें? अनुच्छेद 10 में। अगला है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में जो है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमयन। जी हाँ, तो संसद जो है क्या करेगा? नागरिकता कानून का विनिमयन करेगा। अगला प्रश्न, अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में है राज्य की भाषा। जी हाँ, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा का उल्लेख है। अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में जो है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण होने वाली विधियां। जो है तो मूल अधिकारों के अल्पीकरण का विधि जो है अनुच्छेद 13 में। अगला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता। जी हाँ, तो विधि के समक्ष समानता यानी कि सभी को समान रूप से देखा जाएगा हर चीज में। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो है जाति, धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिशोध यानी कि प्रतिरोध, यानी कि कोई भी जो है व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आपका अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो लोक नियोजन, ध्यान दीजिएगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता। जी हाँ, तो कोई भी अवसर आता है तो सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 में जो है
अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, छुआछूत का जो अंत बताया गया है वो किस में बताया गया है, तो छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में बताया गया। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो उपाधियों का अंत, जी हाँ, तो उपाधियों, जितना भी उपाधि है सभी का अंत है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधि है, जी हाँ, तो जो उपाधि है, जो डॉक्टर की उपाधि है उसे छोड़ा गया है, और साथ ही साथ सेना के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, सेना के क्षेत्र में जो एडमिरल कर्नल होता है ये सब उपाधि छोड़ दिया गया है। आगे जो है कहा जा रहा है अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक्य की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, और इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निहित है। अगला जो है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के द्वेष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जी हाँ, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपराध सिद्ध नहीं होता है तो उसे जेल में नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न जो है, अगला जो है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जी हाँ, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो हमारे यहाँ जो है 20-21, ध्यान दीजिएगा, 20 और 21, कभी कभी 20 को निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन 21 जो है वो हमेशा से ही लागू रहता है, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सभी को समान रूप से मिली जाती है। कभी कभी 20 को छोड़ दिया जाता है तो कभी कभी 20 को लागू रखा जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का अधिकार, जी हाँ, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के क में बताया गया। अगला प्रश्न, अगला अनुच्छेद में बताया जा रहा है कुछ दशाओं में, जी हाँ, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, जी हाँ, तो कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी से संरक्षण बताया गया। जैसे किसी भी चीजों में पुलिस हमें अरेस्ट कर लेती है यानी कि गिरफ्तार कर लेती है तो उसमें संरक्षण का इसमें बयान किया गया। अगला है अनुच्छेद 23, तो अनुच्छेद 23 में जो है मानव को दुर्व्यापार और बाल श्रम, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिशत, जी हाँ, तो बालकों का नियोजन प्रतिशत यानी कि कारखानों में, जी हाँ, तो कारखानों में जो है बालकों को यानी कि 6 से 14-18 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम करना मना है। अगर बात करें अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 25 की, तो धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, जी हाँ, तो धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता जो है वो किसमें, अनुच्छेद 25 में बताया गया, यानी कि किसी भी धर्म का हम लोग प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती यानी कि जोर देकर किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं, अनुच्छेद 25 में कहा गया। अनुच्छेद 26 की बात की जाए तो धार्मिक कार्य के, जी हाँ, तो धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में बताया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 29 की, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जी हाँ, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी कि एससी और एसटी के बारे में इसमें संरक्षण दिया गया। अगले अनुच्छेद में बढ़ते हैं तो अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 30 में बताया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि इसमें शिक्षण संस्थान का स्थापना यानी कि किसी भी प्रकार के स्कूल को हम लोग स्थापित कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रशासन, यह तो प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अगले अनुच्छेद को देखेंगे तो अगला अनुच्छेद है 32, इसमें बताया गया है अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए उपचार, जो है तो अधिकारों के परिवर्तन करने का उपचार जो है इसमें अनुच्छेद 32 में बताया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 36 की, तो इसमें परिभाषा बताया गया, जी हाँ, तो परिभाषा बताया गया किसका, तो ग्राम पंचायत का। उसके बाद है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का संगठन, जी हाँ, तो ग्राम पंचायत का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में। अगर बात करें अनुच्छेद 48 की, तो कृषि और पशुपालन संगठन, जी हाँ, तो कृषि और पशुपालन संगठन जो है अनुच्छेद 48 में बताया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 48 क की, तो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, जी हाँ, तो पर्यावरण
पर्यावरण वन और वन जीवों की संरक्षण रक्षा यानी कि बचाने का कार्य जो है अनुच्छेद 48 में बताया गया। अगर बात की जाए अनुच्छेद 49 की, तो इसमें बताया गया है राष्ट्रीय स्मारक, जी हाँ, तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं स्थानों पर वस्तुतः संरक्षण यानी कि जितने भी राष्ट्रीय स्मारक या फिर वस्तु है उनका संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में बताया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 50 की, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी जी हाँ दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 के तहत किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 51, जी हाँ, तो अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जी हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जो काम है वो अनुच्छेद 51 के तहत किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 51 का क, तो अनुच्छेद 51 का क में जो है मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्यों को बताया गया, जी हाँ, तो मौलिक कर्तव्यों को जो है बताया गया है। इसमें टोटल बहुत सारे इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। अगले प्रश्न अगले अनुच्छेद में पढ़ते हैं, तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। इसमें भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया गया, जी हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया गया यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत बताया गया। अगला है अनुच्छेद 53, तो अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है अनुच्छेद 53 में है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 54 की, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, जी हाँ, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि जो है अनुच्छेद 55 में यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकल संक्रमणीय, जी हाँ, तो संक्रमणीय मत पद्धति, जी हाँ, तो मत पद्धति के द्वारा जो है वो किया जाता है, जिसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति की पदावधि, जी हाँ, तो राष्ट्रपति का जो पद है कितने समय के लिए होगा ये अनुच्छेद 56 में बताया गया है, जो कि 5 वर्ष होता है। अगला है अनुच्छेद 57, तो अनुच्छेद 57 में जो है पुनर्विचार के लिए पात्रता, जी हाँ, तो पुनर्विचार के लिए पात्रता, जितने भी प्रकार के बिल हैं वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, जी हाँ, तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगला है अनुच्छेद 58, तो अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अंतर निहितता, जी हाँ, तो अंतर्हितता जो है वो बताया गया। उसके बाद जो है आपके अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्त है यानी कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या क्या है, तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक में है। दूसरा, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 3 प्रमुख राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के पद का शपथ, जी हाँ, तो राष्ट्रपति के पद का शपथ बताया गया, जो कि राष्ट्रपति के पद का शपथ जो है उपराष्ट्रपति, जी हाँ, तो उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति या, जी हाँ, तो या आपको सर्वोच्च न्यायालय के, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के आपको मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, ध्यान दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो इनके शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जी हाँ, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 के तहत जो है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां यानी कि निर्वाचन का समय जो है कितना होना चाहिए, तो निर्वाचन का समय जो है 5 वर्ष होता है। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, जी हाँ, तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे भरने के लिए, जी हाँ, तो यानी कि उसे भरने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है, जी हाँ, तो 6 महीने का समय दिया जाता है। और अगला है अनुच्छेद 63, तो अनुच्छेद 63 में जो है भारत का उपराष्ट्रपति बताया गया यानी कि भारत के
राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। और अगला है अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 में जो बताया गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में बताया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 65 की, तो राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर, जी हाँ, तो राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, यानी कि अनुच्छेद 65 में बताया गया है, अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त है तो उसका काम जो है उपराष्ट्रपति करेगा। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का काम करेगा तो इसे जो है राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। तो जितना भी राष्ट्रपति का वेतन होता है वो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है जब पदभार ग्रहण करता है। अगला है अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया। और अगला है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 66 में जो है उपराष्ट्रपति की पदावधि, तो उपराष्ट्रपति की पद अवधि जो है किस पर निर्भर करती है, तो उपराष्ट्रपति के पद अवधि जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो कि अगर कोई नया राष्ट्रपति बना है, अगर वो चाहता है कि पुराना वाला ही उपराष्ट्रपति रहे तो वो इसे रख सकता है, लेकिन अगर चाहता है कि नया उपराष्ट्रपति आए तो वो फिर से इसका मतदान करवाएगा। और अगला है आपका अनुच्छेद 68। तो अनुच्छेद 68 में जो है उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन, तो जो है सीधे सीधे तौर पे अनुच्छेद 68 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन बताया गया। अनुच्छेद 59 में जो है, सॉरी 69 में जो है कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अब आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 70। तो अनुच्छेद 70 में जो है अन्य, तो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, तो अन्य आकस्मिकता यानी कि अन्य कोई भी अगर आकस्मिकता आती है तो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया जाएगा। और अगला जो है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में बताया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विषय, तो जितने भी विषय हैं वो अनुच्छेद 71 में बताया गया। और अगला है अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में जो है क्षमादान की शक्ति, तो राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास जो है आपको क्षमादान की शक्ति है, किसी भी प्रकार के सजा को राष्ट्रपति जो है वो माफ कर सकता है, तो माफ कर सकता है, लेकिन इसे माफ करने के लिए प्रॉपर वजह होना चाहिए, यानी कि कोई भी कारण ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से ये माफ कर सके। डायरेक्टली किसी को भी माफ नहीं कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 73। तो अनुच्छेद 73 के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार जो है अनुच्छेद 73 में बताया गया। अनुच्छेद 74 की बात की जाए तो 74 में जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, यानी कि जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह मांग सकता है, और जब मंत्रिपरिषद सलाह देगा तो राष्ट्रपति को वो सलाह मानना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति को वो सलाह मानना पड़ेगा, और नहीं लेगा तो कोई आवश्यकता नहीं कि मानना जरूरी है। अगर बात करें अनुच्छेद 75 की, तो मंत्रियों के बारे में उपबंध, तो मंत्रियों के बारे में उपबंध जो है अनुच्छेद 75 में बताया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 में जो है भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया है, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, अनुच्छेद 76 में बताया गया। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत जो है भारत सरकार के कार्य का संचालन, तो भारत सरकार के कार्य का संचालन जो है कौन करेगा, महान्यायवादी मदद करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 78। तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य, किसी भी काम को करने से पहले, तो किसी भी काम को करने से पहले राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री क्या करेगा, जानकारी देगा, सूचना देगा। उसके बाद जो है आपका है अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है संसद का गठन, तो संसद का गठन किया जाएगा। और संसद में कौन कौन होता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो है संसद का गठन करते हैं। अगर आगे की ओर बढ़े तो अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 में जो है बताया गया है राज्यसभा की संरचना, तो राज्यसभा की संरचना के बारे में जो है
अनुच्छेद 80 में बताया गया, यानी कि राज्यसभा, भारत में एक राज्यसभा होगा, यह अनुच्छेद 80 में बताया गया। और अनुच्छेद 81 में जो है भारत में एक लोकसभा होगा, ये बताया गया, यानी कि लोकसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे है अनुच्छेद 83। 83 में बताया गया है संसद के सदनों की अवधि। तो संसद के सदनों के बीच की अवधि जो है 6 माह होता है। कितना होता है? 6 माह होता है। अगले की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे जो है, यानी कि अगर इसमें पूछा जाएगा कि एक वर्ष में कितनी बार संसद का सदन होगा, तो एक वर्ष में 2 बार होना जरूरी है। उसके बाद है अनुच्छेद 84। तो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत क्या है? तो संसद के सदस्यों की अहर्ता, जी हाँ, तो अहर्ता, अहर्ता, ये तो अहर्ता, तो संसद के सदस्यों का अहर्ता जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 की बात की जाए तो अनुच्छेद 85 में जो है संसद का सत्र का सत्रावसान और विघटन, जी हाँ, तो संसद के सत्र का सत्रावसान और विघटन जो है कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 87। तो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जी हाँ, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में जो है अनुच्छेद 87 में बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 88। 88 में जो है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, जो है तो मंत्रियों और महान्यायवादी का क्या अधिकार होगा, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 88 में बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 में जो है राज्यसभा के सभापति और उप सभापति, जी हाँ, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 89 में बताया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 90 में, तो अनुच्छेद 90 में जो है उपसभापति के पद रिक्त होने या पद से हटाए जाने का आपको बताया गया। जी हाँ, तो उपसभापति के पद रिक्त होना या फिर पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 91। 91 में जो है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, जी हाँ, तो सभापति के कर्तव्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। पढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। तो अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 92। जी हाँ, तो अनुच्छेद 92 के तहत जो है सभापति या उप सभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासन ना होना। जब सभापति और उप सभापति के प्रति पद से हटाए जाने की संकल्प किया जाता है तो उसका पीठासन न होना बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 93 में जो बताया गया है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो है आपको अनुच्छेद 93 में बताया गया। 94 की बात की जाए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, जी हाँ, तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद का रिक्त होने के बारे में जो है अनुच्छेद 94 में बताया गया है। पढ़ेंगे अगले अनुच्छेद की ओर। तो अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 95। तो अनुच्छेद 95 में जो है अध्यक्ष के, जी हाँ, तो अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में जो है अनुच्छेद 95 में बताया गया। जी हाँ, तो लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों एवं शक्तियों के बारे में किसमें बताया गया है? तो 95 में बताया गया। अनुच्छेद 96 में जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने की संकल्पना हो तब उसका पीठासन न होना। जब मतलब कि उसे पद से हटाए जाने की चर्चा किसमें की गई है? उसके अनुच्छेद 96 में की गई। अगर बात करें अनुच्छेद 97, तो सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और शर्तों का उल्लेख जो है किसमें किया गया है? तो आपके अनुच्छेद 97 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 98। 98 में जो है संसद का सचिवालय, जी हाँ, तो संसद के सचिवालय का जो उल्लेख जो है अनुच्छेद 98 में। अनुच्छेद 99 की बात की जाए तो अनुच्छेद 99 जो है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जी हाँ, तो संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो है उल्लेख किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में जो है संसाधनों में, जी हाँ, तो संसाधनों में मतदान रिक्तियां, ध्यान दीजिएगा, संसाधनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति यानी कि कोरम, कोरम का उल्लेख किया गया। तो मैं आपको बता दूं संसद का जो कोरम होता है 1/10 होता है। जी हाँ, तो 1/10 जो है वो
कोरम होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, जी हाँ, तो संयुक्त बैठक का यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का जो उल्लेख जो है अनुच्छेद 108 में किया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 109 की, तो धन विधेयक का संबंध में विशेष प्रक्रिया, जी हाँ, तो धन विधेयक जो है कहाँ पेश किया जाना चाहिए, ये आपको विशेष प्रक्रिया बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 110। 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया, जो तो एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है धन विधेयक। तो धन विधेयक को जो है 110 में परिभाषित किया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में जो है विधायकों, जी हाँ, तो विधेयकों पर अनुमति, जो विधेयकों पर अनुमति जो है वो कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। कौन देता है, तो राष्ट्रपति जो है किसी भी प्रकार के विधेयकों पर आपको कौन अनुमति देता है। उसके बाद जो है आपका अनुच्छेद 112। 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जी हाँ, तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री पेश करता है। कौन करता है, वित्त मंत्री पेश करता है। और अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण ने वित्तीय पिछला वित्त विवरण प्रस्तुत किया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 18। 118 में प्रक्रिया के नियम, जो है तो किसी प्रकार के प्रक्रिया यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो है वित्तीय विवरण पेश किया जाएगा वो बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 120। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो है तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का विवरण जो है अनुच्छेद 120 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 123। तो 123 में जो है संसद विश्रांति काल में, जो है तो विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, जी हाँ, तो विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश, यहाँ तो राष्ट्रपति पर अध्यादेश लागू करने का अधिकार जो है किस प्रकार से होना चाहिए, ये अनुच्छेद 123 में बताया गया, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद जो है वो है आपका अनुच्छेद 124। इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन का उल्लेख 124 में किया गया। अगर बात करें 125 की, तो न्यायाधीशों का वेतन, जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन जो है निर्धारित किया गया है। और अगर बात करें न्यायाधीशों की संख्या, तो पहले 64 हुआ करती थी और अब 65 हो गई है। सॉरी दोस्तों, ये उम्र है 65 वर्ष तक। अगर इसका अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, अगला अनुच्छेद है 126। तो कार्यकारी, जी हाँ, तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की आयुक्ति, जी हाँ, तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाएगी। अगला है अनुच्छेद 127। तो 127 में जो है न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का, यह तो तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का उल्लेख जो है 127 में। अगर बात करें अनुच्छेद 128 की, तो सेनानिवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, सेनानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, जी हाँ, तो सेनानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति जो है वो 128 में बताया गया, यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं न्यायाधीश उनकी उपस्थिति के बारे में बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 129 में जो है उच्चतम न्यायालय, जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 129 में बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 130। 130 में जो है उच्चतम न्यायालय का स्थान, जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित कहाँ होना चाहिए, ये जो है बताया गया। उसके बाद जो है आपका अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 131 में जो है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता, जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में है 131 में बताया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 137 की, तो अनुच्छेद 137 में जो है निर्णय एवं आदेशों का पूर्वालोकन, अगर उच्चतम न्यायालय जो है कोई भी किसी प्रकार का क्या कर दिया है, निर्णय या फिर आदेश दे दिया है, तो उसको पूर्वालोकन कर सकता है। कौन कर सकता है, तो उच्चतम न्यायालय कर सकता है। उच्च न्यायालय अगर किसी प्रकार का निर्णय दे दिया है तो उच्चतम न्यायालय उस पर पूर्वालोकन कर सकता है, फिर से उसको जांच कर सकता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 143। तो 43 में जो है आपको उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि
किसी भी मामले में, जी हाँ, तो किसी भी मामले में जो है राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 144, तो 144 में जो है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता, जी हाँ, तो सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना जो है 144 में उल्लिखित किया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 148, तो 148 में जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है, यानी कि लेखा परीक्षक का उल्लेख जो है 148 में किया गया। उसके बाद जो है 149, तो 149 में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में, जो तो कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जो है 149 में बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150 में जो है संघ के राज्यों का लेखन, जो तो संघ के राज्यों का लेखन का प्रारूप जो है 150 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में जो है राज्यों के राज्यपाल, जी हाँ, तो सभी राज्य में एक राज्यपाल होंगे, जी हाँ, तो एक राज्यपाल होंगे, इसका उल्लेख 153 में किया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 154, तो अनुच्छेद 154 में बताया गया है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, जी हाँ, तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में जो है 154 में बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 155, तो अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति, जी हाँ, तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो है वो अनुच्छेद 155 में बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 156, तो अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल की पदावधि, जी हाँ, तो राज्यपाल के पद की अवधि कितनी होनी चाहिए, इसमें 156 में बताया गया। तो इसके राज्यपाल का पद अवधि जो है वो मुख्यतः 5 सालों की कितनी होती है, 5 साल, लेकिन ये भी किस पर होता है, तो आपस में डिसाइडेड होता है। अगला है अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति की अहर्तता, जो है तो अहर्तता जो है वो किसमें निहित है, 157 में निहित है। बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर, तो अगला अनुच्छेद जो है वो है आपका 158, तो अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल के पद के लिए शर्त, या तो राज्यपाल के लिए, राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो आपके 158 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 159 में जो है आपके राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जी हाँ, तो राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का जो जानकारी जो है अनुच्छेद 159 में मिलता है। यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ जो है वो राष्ट्रपति, जी हाँ, तो राष्ट्रपति जो है वो आपको दिलाता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 163, तो अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जी हाँ, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यानी कि राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 164, तो अनुच्छेद 164 में जो है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जितने भी राज्य के मंत्री होंगे, जी हाँ, तो जितने भी राज्य के मंत्री होंगे सभी के लिए उपबंध के बारे में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 165, तो 165 में बताया गया है राज्य का महाधिवक्ता, जी हाँ, तो राज्य का महाधिवक्ता होगा, जी हाँ, तो राज्य का महाधिवक्ता होगा। ये जो है 165 में बताया गया। उसके बाद जो है 166 में जो है राज्य सरकार का संचालन, जी हाँ, तो राज्य सरकार का संचालन जो है वो इसका उल्लेख 166 में किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 167, तो अनुच्छेद 167 में जो है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, जी हाँ, तो जैसे कि हमारे केंद्र में था उसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल को, जी हाँ, तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री क्या करेगा, आपका सूचना देगा, जी हाँ, तो सूचना देगा किसी भी काम को करने से पहले। उसके बाद जो है अनुच्छेद 168, तो अनुच्छेद 168 में जो है राज्य के विधानमंडल का गठन, जी हाँ, तो राज्य के विधानमंडल का गठन का संबंध जो है वो किसमें है, तो अनुच्छेद 168 में। उसके बाद जो है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभाओं की संरचना, जितने भी विधानसभा हैं सभी की संरचना जो है वो आपका किसमें है, 170 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 171, 171 में जो है विधान परिषद की संरचना, जी हाँ, तो विधान परिषद की संरचना, जैसे कि आपके केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा है उसी प्रकार से राज्य में जो है विधानसभा, जी हाँ, तो विधानसभा और विधान
परिषद होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अनुच्छेद 172 की, तो राज्यों के विधानमंडल की अवधि। जी हाँ, तो विधानमंडल की अवधि जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मिलकर के आपको संसद बनता है, उसी प्रकार से जी हाँ, तो उसी प्रकार से आपको विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर के, गवर्नर मिलकर के आपके विधानमंडल का गठन आपको राज्य में किया जाता है। तो अवधि इसकी कितनी होनी चाहिए ये बताया गया है, तो किसमें, अनुच्छेद 172 में। उसके बाद जो है आपके 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है 176 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 177, तो 177 में जो है सदनों के बारे में, यह तो सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता का अधिकार। यह तो जितने भी सदन होंगे, जो दोनों विधानमंडल और विधानसभा, उनके बारे में कौन बताएगा, किनको अधिकार है, तो मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार। उसके बाद जो है अनुच्छेद 178, इसमें जो है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो है बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 178 में। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 179 की, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना या फिर पद से हटाए जाने का विवरण जो है 169 में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। तो अगला अनुच्छेद है 180। तो 180 में बताया गया है अध्यक्ष के पद के कार्य व शक्ति के बारे में। यह तो अध्यक्ष यानी कि विधानसभा के, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शक्ति के बारे में जो है बताया गया है। यह तो विधानसभा की शक्ति के बारे में, बाद अध्यक्ष के शक्ति के बारे में बताया गया। उसके बाद जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासन न होना, यानी कि किसी प्रकार का आपका संकल्प पारित होता है तो क्या होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद से क्या करेगा, इस्तीफा देगा। उसके बाद जो है आपका है अनुच्छेद 182। 182 में जो है विधान परिषद का सभापति और उप सभापति के बारे में बताया गया। जो तो विधान परिषद का सभापति और उप सभापति का उल्लेख जो है 182 में किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 183 में जो है सभापति और उप सभापति यानी कि विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के पद रिक्त या फिर त्याग पत्र का उल्लेख जो है किसमें किया गया है, आपको 183 में किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 184 सभापति के पद, यह तो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति, यह तो विधान परिषद के सभापति के पद का क्या है, पालन और शक्ति के बारे में जो है 184 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 185 में जो है सभापति, जो है तो सभापति और उप सभापति के पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसे पीठासन न होना, मतलब कि जब उसके खिलाफ जो है कोई संकल्प पारित होता है तब वो क्या करेगा, अपने पद से इस्तीफा देगा, उप सभापति और उप सभापति। उसके बाद जो है 186 में कहा गया है, अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उप सभापति के वेतन, जितने भी आपके विधान सभा के, जो तो विधानसभा के या फिर विधान परिषद के जितने भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति उप सभापति हैं, उनके वेतन, यह तो वेतन और भत्ते का उल्लेख जो है वो किया गया है 186 में। उसके बाद जो है आपको 187 में जो है राज्य के विधानमंडल, ध्यान दीजिएगा, विधानमंडल के सचिवालय, यह तो सविचाल का जो है, सचिवालय का जो है वो क्या किया गया है, आपका उल्लेख किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 188 में जो है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जितने भी सदस्य हैं सभी का शपथ जो है वो किसमें किया गया है, आपके 188 में बयान किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 189 में जो है सदनों में, जो है तो सदनों में मतदान रीतियां होते हुए भी साधनों का कार्य, जो है तो साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, यह तो इसमें कोरम के बारे में बताया गया कि कितने सदस्य होंगे तब संसद का कोरम जो है
लगेगा, यानी कि विधान परिषद का कोरम लगेगा, यानी कि इसका भी गण पूर्ति यानी कि कोरम जो है 1/10 होता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 199 में जो है धन विदेश की परिभाषा दी गई। सॉरी दोस्तों, धन विधेयक यहाँ पे होना चाहिए, या तो धन विधेयक, या तो जो राज्य में धन विधेयक होता है उसको परिभाषित किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 200 में जो है विधायकों पर अनुमति, जी हाँ, तो विधायकों पर कौन अनुमति देगा इसका उल्लेख जो है 200 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 202, तो इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जी हाँ, तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि वित्त विवरण जो है, वित्त प्रस्तुत करने का कार्य जो है कौन करेगा, तो वित्त मंत्री करेगा। कौन, तो राज्य का वित्त मंत्री करता है। उसके बाद जो है आपका अनुच्छेद 213, तो 213 में क्या बताया गया है, विधानमंडल के में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति, तो अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, तो राज्यपाल जारी कर सकता है 213 के अनुसार, जी हाँ, तो 213 के अनुसार। और राष्ट्रपति जो है 123 के अनुसार जो है क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 214 में जो है राज्यों के उच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, राज्यों के उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है वो 214 में किया गया है। 215 के तहत जो है उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय में होना, जी हाँ, तो उच्च न्यायालय जो होगा राज्य का वो अभिलेख न्यायालय का कार्य करेगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, तो उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 216 के तहत होगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 217, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति की शर्त, या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पदों की शर्त जो है वो कौन किसके अनुसार है, तो अनुच्छेद 217 के अनुसार है। उसके बाद है अनुच्छेद 221, तो अनुच्छेद 221 जो है न्यायाधीशों का वेतन, जी हाँ, तो न्यायाधीशों के वेतन के बारे में जो है वो अनुच्छेद 221 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 222, तो अनुच्छेद 222 में जो है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, जी हाँ, तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण यानी कि ट्रांसफर जो है अनुच्छेद 222 में किया गया है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 223, तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, जो है तो कार्यकारी यानी कि कार्य करने के लिए, जो है तो करने के लिए टेम्पररी रूप से आपको न्यायाधीशों की न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 223 में किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 224, तो अनुच्छेद 224 में जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, जी हाँ, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो आपके अनुच्छेद 224 में 226 की बात की जाए तो कुछ रिट निकालने के लिए, तो कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, जी हाँ, तो रिट जारी करने का अधिकार जो है यानी कि राज्य सरकार में रिट जारी करने का अधिकार 226 में है। बढ़ेंगे अगले अनुच्छेद की ओर, तो अगला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 231, तो 231 में कहा गया है दो राज्य अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अगर छोटे छोटे राज्य हैं, या तो अगर छोटे छोटे राज्य हैं या फिर विवादित राज्य हैं तो उन 2-3 राज्यों का एक उच्च न्यायालय, जी हाँ, तो एक उच्च न्यायालय होना ये अनुच्छेद 231 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जी हाँ, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि जिला में जो कोर्ट होता है वो जिला न्यायालय जो होता है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो है 233 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 241, तो 241 में जो है संघ राज्य क्षेत्र, जी हाँ, तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, जी हाँ, तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का जो उल्लेख जो है 241 में मिलता है। अगर बात करें अनुच्छेद 243 की, तो पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समिति, जी हाँ, तो पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियों का जो उल्लेख किया गया है वो 243 में किया गया है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 244, तो अनुच्छेद 244 में जो है अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, जो है तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो 244 के अंतर्गत
बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 248, तो अनुच्छेद 248 जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियां, जो है तो अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में जो है 248 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 252, तो 252 में जो है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, या तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो है सहमति से विधि यानी कि नियम बनाने के लिए जो शक्ति है वो संसद के पास होगी। इसका उल्लेख जो है 252 में किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 254 में जो है संसद द्वारा बनाई गई विधियां, जो तो बनाई गई विधियां यानी कि नियमों को और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति, जी हाँ तो असंगति होने पर क्या करेगा, राष्ट्रपति खुद से इस पर विचार करेगा। तो इसमें इसका जो उल्लेख जो है वो 254 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 256 राज्य और संघ की बाध्यता, जी हाँ तो राज्य और संघ की क्या बाध्यता होगी, अनुच्छेद 256 में बताया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 257 में जो है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, जी हाँ तो कुछ दशाओं में राज्यों का संघ पर नियंत्रण होना, यानी कि कुछ कुछ नियम ऐसे होंगे जो कि राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा, संघ का नियंत्रण होगा। यानी कि क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 262 में जो है अंतरराज्यिक नदी, जो है तो नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, जी हाँ तो जितने भी प्रकार के नदी से रिलेटेड, जी हाँ तो नदी या नदी दून से रिलेटेड जितने भी प्रकार के संबंध विवाद होगा वो उसका निर्णय कौन देगा, तो आपका निर्णय राज्य सरकार सॉरी केंद्र सरकार देगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 263 में जो है अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन, जी हाँ तो अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 के अनुसार होगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि, जी हाँ तो संचित निधि का उल्लेख जो है वो किसमें किया गया है, 266। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जितने भी प्रकार के कार्यकारी या फिर जितने भी प्रकार के सदस्य हैं उनको अधिकतर वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 267, तो 267 में जो है आकस्मिकता निधि, जी हाँ तो आकस्मिकता निधि का गठन किया गया, जिसको आपातकालीन स्थिति में, जी हाँ तो आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ पैसे को, जी हाँ तो कुछ पैसे को क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है, जमा किया जाता है, जिसे आकस्मिकता निधि कहा जाता है, जो कि आपातकाल में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 259, तो 269, तो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर, जी हाँ तो संघ द्वारा क्या किया जाना, कलेक्ट किया जाना, लेकिन किसको, राज्य को क्या कर देना, दे देना। तो ये जो है किसमें उल्लेखित है, तो 269 में उल्लेखित है। उसके बाद जो है 270, तो 270 में जो है संघ द्वारा इकट्ठा किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, जी हाँ तो वैसा टैक्स, जी हाँ तो वैसा टैक्स जो कि संघ द्वारा इकट्ठा किया जाता है, मतलब संघ द्वारा तसीला जाता है और राज्य और संघ दोनों में क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। वैसे उनका उल्लेख जो है 270 में किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 280, तो वित्त आयोग, जी हाँ तो वित्त आयोग का जो गठन जो है वो किसमें किया गया है, तो 280 में किया गया। उसके बाद जो है वित्त आयोग का सिफारिश, जी हाँ तो वित्त आयोग की सिफारिश जो है अनुच्छेद 281 में किया गया। उसके बाद जो है 292 में जो है राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, जी हाँ तो भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार जो है आपको क्या करेगा, राज्य सरकार या फिर विदेशी सरकार से जो है वो क्या करेगा, वित्त उधार ले सकता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 293 में जो है राज्य द्वारा उधार लेना, जी हाँ तो राज्य सरकार जो है भारत सरकार से क्या करेगा, कुछ वित्त उधार लेगा, क्या करेगा, वित्त उधार यानी कि पैसा उधार लेगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार, जो है तो संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 का में किया गया है, जो कि पहले ये क्या होता था, मौलिक अधिकार होता था,
अब संपत्ति अधिकार बना दिया गया, यानी कि किसी भी व्यक्ति को चाहे जितना भी पैसा रखना हो वो सब संपत्ति के अधिकार में आता है। उसके बाद जो है आपको अनुच्छेद 300 का एक, जी हाँ, तो 301 तो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जी हाँ, तो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यापार को करने का स्वतंत्रता जो है, जी हाँ, तो किसी भी व्यापार को करने की स्वतंत्रता आपको किसमें मिलता है, 301 में मिलता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 309 में जो है राज्य की सेवा, जी हाँ, तो राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती, जी हाँ, तो व्यक्तियों की भर्ती सेवा की शर्त है, जी हाँ, तो जितने भी राज्य की सेवा करने के लिए व्यक्तियों की भर्ती होगा और शर्त जो होगा 309 में बताया गया। उसके बाद जो है 310 की बात करें तो राज्य और, जी हाँ, तो राज्य या संघ की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, जी हाँ, तो राज्य और संघ की जो सेवा करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति होगी उसकी पद अवधि का उल्लेख किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 313, इसमें संक्रमणकालीन उपबंध दिया गया, जी हाँ, तो संक्रमणकालीन उपबंध जो है आपको 313 में दिया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 315, 15 में जो है राज्य संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, जी हाँ, तो लोक सेवा आयोग जो है इसका उल्लेख किया गया है, लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो है 315 में किया गया। उसके बाद जो है आपको अनुच्छेद 316 में जो है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, जी हाँ, तो लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होंगे उनके नियुक्ति और पदावधि का उल्लेख जो है 316 में किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 317, तो 317 में जो है लोक सेवा आयोग की किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित, यानी कि उसे हटाया जाना या फिर उसके पद से निलंबित करने का उल्लेख जो है 317 में किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 320, 320 में जो है लोक सेवा आयोग की कृत्य, जहाँ तो उनका काम क्या होगा ये बताया गया है किसमें, 320 में। उसके बाद जो है अनुच्छेद, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 223, तो अनुच्छेद 223 के काम में बताया गया है प्रशासनिक अधिकार, जो है तो प्रशासनिक अधिकार में जो अधिकार के बारे में जो है किसमें, अनुच्छेद 223 के काम में बताया गया। 223 के खाम में अगर बात की जाए तो अन्य विशेष विषयों के लिए अधिकार, जी हाँ, तो अन्य विषयों के लिए अधिकरण जो है वो अनुच्छेद 223 के ख में बताया गया। उसके बाद जो है 224, 324 में जो है निर्वाचन के अधीक्षण निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, जितने भी निर्वाचन आयोग के सदस्य होंगे वो निर्देशन, या तो निर्देशन नियंत्रण में क्या होंगे, आपको क्या होंगे, निहित होंगे। उसके बाद जो है आपके अनुच्छेद 329, तो 329 में जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन, अगर निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार का मामला होता है तो न्यायालय उसका क्या करेगा, आपका निर्वाहन करेगा, यानी कि हस्तक्षेप करके उसको सॉल्यूशन देगा, ये 329 में। उसके बाद जो है 330 में जो है लोकसभा में, यह तो लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का अर्नन, जी हाँ, तो यानी कि एससी, जी हाँ, तो एससी और एसटी का विशेष प्रावधान जो है 330 में दिया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 331, तो अनुच्छेद 331 में जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व, जी हाँ, तो राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन, ध्यान दीजिएगा, एंग्लो इंडियन जो है वो क्या कर सकता है, नामित कर सकता है 331 के अनुसार। उसके बाद जो है अनुच्छेद 332 के अनुसार जो है राज्य के विधानसभा में, जी हाँ, तो राज्य के विधानसभा में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण, यानी कि यहाँ केंद्र में था, ये केंद्र के लिए था, 330 केंद्र के लिए था और 332 जो है वो राज्य के लिए जो है एससी और एसटी का विशेष प्रावधान दिया गया। उसके बाद जो है 333 में जो है राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, तो राज्य में जो आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन का नियुक्ति जो है, एंग्लो इंडियन का जो नामित करना जो है वो कौन करता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल करता है। उसके बाद जो है 343 जो है संघ की परिभाषा, जी हाँ, तो संघ
की जो है परिभाषा किस में की गई है, तो 343 में की गई। उसके बाद जो है 344 में जो है राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, यानी कि राज्य भाषा के बारे में जो है 344 में बताया गया, और ये संसद की समिति के बारे में बताता है। उसके बाद जो है 350 का क, तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर, जी हाँ, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर जितने भी प्रकार के शिक्षा हैं वो मातृभाषा में दिए जाने की, यानी कि मातृभाषा में उसको शिक्षा दिए जाने की सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। जी हाँ, तो हिंदी भाषा जो है हमारे हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हो, राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसे हिंदी का विकास करने के लिए 351 अनुच्छेद को बताया गया है। इसके बाद जो है 352 में जो है आपात उद्घोषणा का प्रभाव। जी हाँ, तो आपात उद्घोषणा का प्रभाव जो है 352 में बताया गया है। उसके बाद जो है 356 में जो है राज्य और संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। जी हाँ, तो राज्य में, जी हाँ, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर उपबंध लागू करना, यानी कि 356 जो है वो क्या है, राष्ट्रपति शासन है। क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और ये क्या है, आपातकाल। जी हाँ, तो आपातकाल लागू कौन करता है, तो राष्ट्रपति लागू करता है, और राष्ट्रपति शासन भी राष्ट्रपति लागू करता है। उसके बाद जो है 360 में जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, यानी कि वित्तीय आपात लागू करने का उपबंध जो है 360 में बताया गया, यानी कि आपातकाल। जी हाँ, तो आपातकाल और ये राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जो है इन तीनों में बयान किया गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 368 में जो है संविधान की संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। जी हाँ, तो संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया जो है 368 में उल्लेखित किया गया। जी हाँ, तो 368 में उल्लेखित किया गया। उसके बाद जो है 377, जी हाँ, तो 377 में जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। जी हाँ, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। उसके बाद जो है 378, जी हाँ, तो 378 में जो है लोक सेवा आयोग के बारे में, जी हाँ, तो लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है 378 में। तो दोस्तों ये था हमारे आज के वीडियो का कुछ प्रमुख, जी हाँ, तो प्रमुख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों हमारे साथ बन रहिए और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।